बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका टाइम अच्छा गुजरा होगा। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसको क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे इसके लिए लिखनी होंगी। सबसे पहला डेफिनेशन इसकी होती है प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, mass and velocity of a body। किसी भी बॉडी की जो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं। या एक और डेफिनेशन भी होती है, वो होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन को भी मोमेंटम कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। लीनियर मोमेंटम इसी तरह इसकी इक्वेशन, अगर आपके पास m मास का ऑब्जेक्ट हो और v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसका मोमेंटम जो है p होता है और उस वक्त p इज इक्वल टू mv लिखा जाता है। जैसा कि मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर है। फिर जब वेक्टर की बात हो जाती है, जब हम कह देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर नेक्स्ट चीज ये होती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जनाब इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में होगा, अगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी उसी तरह। सपोज ये एक मास m, एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है तो उसके मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन होगी, मोमेंटम भी अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। नेक्स्ट चीज, इसके यूनिट्स, मास का यूनिट किलोग्राम है और इसका मीटर पर सेकंड। एक यूनिट ये है, ये इन टर्म ऑफ बेस यूनिट है। एक और यूनिट भी होता है, अगर आप इसी को यूं लिखें, इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई करें और सेकंड से डिवाइड कर दें, और जो डिवाइड वाला है उसको आप इसके साथ लिख दें और ये वैसे लिखें तो ये जो होता है ये न्यूटन के इक्वल होता है। तो दूसरे इसके जो यूनिट्स होते हैं वो आपके न्यूटन सेकंड होते हैं, न्यूटन सेकंड, ये भी इसके यूनिट्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है इसके अंदर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस, p के डायमेंशन, m के डायमेंशन और v के डायमेंशन, इस m का और इसका डायमेंशन, तो इसका कंप्लीट डायमेंशन जो बनेगा वो होगा ml की माइनस 1। एक पॉइंट MCQ के हवाले से यहां आपको बताऊंगा कि mv जो होता है, अगर ये p के इक्वल हो और mv कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो आपका जो मास होता है वो वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मास जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी या आप कह दें कि वेलोसिटी जो होती है वो मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। लेट्स सपोज मुझे ये मार्कर फेंकना है, तो मैं इसको जब फेंकूंगा तो इसका मास चूंकि कम है तो ये बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर लेगा। लेकिन अगर मुझे उसी की जगह ये व्हाइट बोर्ड उठा के फेंकना पड़ जाए तो मैं वो स्पीड इसको नहीं दे पाऊंगा जो मोमेंटम के केस में, जो मैं इसको यहां पर इसके केस में दे पाऊंगा स्मॉल मास के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मास ऑफ बॉडी इंक्रीज होता है
तो उसके साथ साथ उसकी जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, वो कम होती है। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो मास और वेलोसिटी जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। मतलब ये है कि वेलोसिटी के बढ़ने से या कम होने से इसका इन्हिसार जो होता है वो मास के ऊपर होता है। अब मास आपका बता रहा होता है कि आप कैसे इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट्स, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ। इस सवाल को दो तरीकों से दिया जाता है। एक तो ये होता है कि प्रूव दैट F इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल्टा टी, या इसी को थ्योरी में भी लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपने प्रूफ करना होता है। थ्योरी की शक्ल में यूं भी दिया जा सकता है और मैथमेटिकल फॉर्म में ऊपर की तरह, और यूं आपने ये चीज प्रूफ करनी होती है। ये आपने प्रूफ करना है इसके अंदर। अब इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पर सपोज कर लें कि एक मास m का एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है। मास m का एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है, और आपने सपोज इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, किसी भी तरफ इस पे फोर्स लगाई, और अब इसकी मास m वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vf हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के अंदर जब आपने फोर्स लगाई तो वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसमें कोई न कोई एक्सेलरेशन भी पैदा हुआ होगा। स्टार्ट लेते हैं न्यूटन के लॉ से। F इज इक्वल टू ma होता है। अब आप क्या करें, a निकाल ले। a क्या होता है, vf माइनस vi ओवर टी। ये टी वो टाइम है जिसके लिए ये फोर्स आपने अप्लाई की होगी। तो आप क्या करें, आप ये करें कि इसमें vf माइनस vi ओवर टी जो है ये वाली वैल्यू उठा के आप इस जगह पे पुट कर दें, तो आपका f आ जाएगा m vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। सिंपल आपने वो वैल्यू उठा के यहां रख देनी है। अब f इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, mvf mvi डिवाइडेड बाई t। मैंने m से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब mvf जो होता है ये होता है फाइनल मोमेंटम, और mvi जो होगा ये होगा इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस होता है, यकीनी बात है वो होगा चेंज इन मोमेंटम। तो हम इस इक्वेशन को यूं लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, या F इज इक्वल टू डेल P ओवर T या डेल P ओवर डेल्टा T। अगर आप इसको डेल्टा T की शक्ल में लिखेंगे तो ये डेल P ओवर डेल्टा T, और यही तो होता है
F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हो गया? मोमेंटम फोर्स जो हो गई वो आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो गई। आपका जो मोमेंटम था, जो इसका रेट ऑफ चेंज था, वो इसके इक्वल आ गया। अब आप इससे भी आप चाहें तो ये आपका प्रूफ भी यही है, आपने प्रूफ करना है। और ये रिलेशन है, इस रिलेशन को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके से आप मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो रिलेशन है उसको आप निकाल सकते हैं। एक दो पॉइंट इसमें एमसीक्यू के हवाले से एक्स्ट्रा एक दो बता देता हूं ताकि हमें इसमें कोई इशू ना रहे। F इज इक्वल टू एम वी एफ एम वी आई डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। उसका अंदाजा अगर आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? अगर आपकी चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्या होगा? उसके लिए ऐसा आपका जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। एक और सादा सी बात बता दूं, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा, हर वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसके लिए आपका चेंज इन मोमेंटम भी हमेशा जीरो होगा। तीसरी बात, आखिरी बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल कर रहा होगा, उसका मतलब ये होगा कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और उस बॉडी के लिए रेट ऑफ चेंज या चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। ये तीन केसेस आपने याद रखने हैं, इनको आपने मुख्तलिफ जगहों पे फिट करना है जहां एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए। पहला कि फोर्स जीरो होने का मतलब, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्लियर कट होता है कि आपका लीनियर मोमेंटम की चेंज नहीं हो रही है। दूसरा, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यही एक्चुअल में इसी की एक कड़ी है कि एफ अगर जीरो है तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल जीरो। एम तो कभी जीरो नहीं होता, तो ए इज इक्वल टू जीरो। जब ए जीरो होगा तो भी मोमेंटम आपका जीरो होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा। और इन दोनों का मतलब यह है कि आपकी नेट फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो होगी। जब नेट फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब बॉडी ने फर्स्ट कंडीशन आपकी जो है वो फुलफिल की है, और फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करने वाले ऑब्जेक्ट की जो अपनी वेलोसिटी होती है वो जब जीरो हो जाएगी, उसका अपना जो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस वजह से उसका चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा। ये नहीं कि इसका मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम होगा। अलबत्ता इस केस में ये होगा कि अगर सपोज यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ भी उसकी वेलोसिटी वही 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसका सादा अल्फाज में ये होगा मतलब कि वीएफ जो होगा वो आपका वी के इक्वल रहेगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज जो होंगी वो जीरो होंगी। दिस इज कॉल्ड momentum and Newton's second law of motion. I hope you have understood the case. If you have any problem, then you can join our group and you can ask the question. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.